नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम दिनेश को धन्यवाद जिनके चलते आपसे मुखातिब होने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। आज मैं प्लेटो पर अपनी बात रखूंगा। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को हम आज अत्यंत संक्षेप में और सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। हम यह भलीभांति जानते हैं कि प्लेटो का पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किस प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेषकर उनके अनुकरण सिद्धांत की यदि हम बात करें तो उसका प्रभाव परवर्ती रचनाकारों पर, चिंतकों पर किस प्रकार पड़ा है हम अच्छे से जानते हैं। तो अनुकरण सिद्धांत को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। वैसे प्लेटो का जन्म पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के आदि स्रोत यूनान में हुआ। उनका समय 428 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वे महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य एवं अरस्तु के गुरु होने का गौरव प्राप्त करते हैं। यूनान के गौरवशाली चिंतकों एवं महान दार्शनिकों में प्लेटो का स्थान सर्वोपरि है। प्लेटो पराजित, निराश और प्रायः शक्तिहीन यूनान के बिखरे हुए आध्यात्मिक मूल्यों की नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिभाशाली दार्शनिक थे। तत्कालीन यूनान के सामाजिक पतनशीलता के गहन अंधकार में आदर्शवाद के एक प्रकाश पुंज के समान प्लेटो अवतरित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो प्लेटो की लगभग 28 रचनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं, जिनमें रिपब्लिक, लॉज, इयॉन, सिंपोजियम, गार्जियास, क्रेटिलुस, प्रोटोगोरस, फेड्रस, फिलेबुस आदि महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को समझने से पहले हमें प्लेटो की वैचारिकता से गुजरना होगा। हम यह जानते हैं कि वे सत्य के उपासक तथा तर्क के हिमायती थे। सत्य की रक्षा के लिए दर्शन की वेदी पर उन्होंने अपने कवि हृदय की बलि चढ़ा दी। प्लेटो बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते थे, उन्हें ऐन्द्रिय आनंद कदापि स्वीकार नहीं था। और यही कारण है कि वे किसी विशुद्ध कला सिद्धांत की स्थापना नहीं करते, अपितु महान व सच्ची कला को स्पष्ट करना ही उनका उद्देश्य रहा है। इसी का परिणाम यह हुआ कि दार्शनिक एवं समाज सुधारक के रूप में ही उन्होंने काव्य सत्य पर अपने विचार प्रकट किए। अतः किसी भी प्रकार से विशुद्ध साहित्यिक काव्य सिद्धांत उनकी ओर से प्रतिपादित नहीं किया गया। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के दो धर्म हैं। मनुष्य दो धरातलों पर जीवन यापन करता है। एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में वह सत्य प्राप्ति में संलग्न होता है और दूसरा समाज के सदस्य के रूप में उसे सदाचारी होना चाहिए। और अगर इस प्रकार के दोनों धर्मों का वह उचित रूप से अनुपालन करता है तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। जहां तक साहित्य का प्रश्न है तो साहित्य पर भी प्लेटो के दार्शनिक एवं सामाजिक विचारों का जो प्रभाव है हम देख सकते हैं। प्लेटो के लिए सत्य वही है जो समाज व व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को बल प्रदान करे, और इसी कसौटी पर वो काव्य को कसते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। जहां तक प्लेटो के दार्शनिक विचारों का प्रश्न है, दर्शन का हम जानते हैं कि जो चरम लक्ष्य है वो यही है कि अंतिम सत्य की तलाश की जा सके, अंतिम सत्य की खोज की जा सके। और जहां तक अंतिम सत्य का प्रश्न है, दार्शनिकों के इसके प्रति दो वर्ग हमें दिखाई पड़ते हैं। एक वर्ग सूक्ष्म सत्ता को ही अंतिम सत्य स्वीकार करता है और दूसरा वर्ग जो है वह स्थूल जगत को ही आधारभूत तत्व के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। और क्रमशः इन दोनों को हम आदर्शवादी एवं यथार्थवादी के रूप में स्वीकार करते हैं। प्लेटो प्रथम वर्ग से संबंधित है। वे भौतिक जगत को नाशवान मानते हैं और आध्यात्मिक लोक की ही प्रतीक्षाया के रूप में भौतिक जगत को स्वीकार करते हैं। परिणामतः जगत, इसके पदार्थ, उनके प्रति प्लेटो की जो मान्यता है वो यही है कि वे सारे के सारे मिथ्या है और उनका जो वास्तविक रूप है वह अध्यात्म लोक में ही विद्यमान है। और सृष्टि का निर्माण इसी आध्यात्मिक लोक या इसी अलौकिक शक्ति, जिसे हम परमात्मा भी कह सकते हैं, के विचारों से संपन्न हुआ। और इसीलिए विचार ही मूल तत्व है। और इसीलिए प्लेटो का जो दृष्टिकोण रहा है विचार या प्रत्यय के प्रति, उनका मानना यही है कि ये जो विचार है वह अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, इसीलिए वह अखंड भी है, वह सत्य भी है। अतः प्लेटो को प्रत्ययवादी या आदर्शवादी के रूप में हम देखते हैं। प्लेटो के राजनीतिक विचारों को जब हम देखते हैं तब हम ये पाते हैं कि तत्कालीन यूनान की जो राजनीतिक अवस्था थी वो अत्यंत शोचनीय स्थिति में थी। प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो की आस्था थी, लेकिन प्लेटो का यह भी मानना था
कि जब शक्ति कुछ अदूरदर्शी, स्वार्थी, धन लोलुप व्यक्तियों के हाथ में चली जाती है, अदूरदर्शी लोगों के हाथ में चली जाती है, तब वह मूर्खों का शासन कहलाता है। और उनके गुरु सुकरात इसी मूर्ख शासन की बलि वहां पर चढ़ गए थे, जिसकी तीव्र एवं संतप्त प्रतिक्रिया हमें प्लेटो में दिखाई पड़ती है। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 11 वर्ष तक प्लेटो ने विदेश भ्रमण किया और उद्देश्य यही था उस विदेश भ्रमण के मूल में कि शासन प्रणाली का एक समुचित आविष्कार किया जा सके। और इसीलिए देश विदेश का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो जब वापस लौटे तो उन्होंने एक अकादमी की स्थापना की, क्योंकि एक सत्यवेत्ता, सदाचारी, विद्वान एवं कर्मनिष्ठ शासक के निर्माण के लिए वो लालायित दिखाई पड़ते हैं और ऐसे गणराज्य की वे कल्पना करते हैं जिसका शासक एक महान दार्शनिक हो। केवल इसकी कल्पना वे नहीं करते हैं, अपितु अपनी रचना रिपब्लिक में इसकी एक विस्तृत योजना का वे प्रतिपादन भी करते हैं, जिससे उत्कृष्ट शासक का जो चयन है वो संभव वहां पर हो सके। और इसकी चयन प्रक्रिया का वे मानते हैं कि जो सूत्रपात है वो विद्यालय से होना चाहिए। लगभग 7 से 20 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थियों को विशेष रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, जिनमें जो सर्वोच्च हैं उनका चयन होना चाहिए और उनको सैनिक के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उनमें से भी जो सर्वोच्च हैं, उत्कृष्ट हैं, उनको शासक के रूप में चुना जाना चाहिए और उनको भी विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और इनमें भी जो सर्वोच्च है उनको राजा के रूप में चुना जाना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया का अगर अनुपालन होता है तो प्लेटो का यह मानना है कि उनके स्वप्नों का जो शासक है उसकी निर्मिति वहां पर संभव है, क्योंकि वो दर्शन, विज्ञान, शासन कला, युद्ध कला आदि में पारंगत होगा और केवल इतना ही नहीं तो चारित्रिक गुणों से भी वह बिल्कुल युक्त या संपन्न वहां पर बन सकता है। लेकिन प्लेटो का यह भी मानना था कि सत्ता प्राप्ति के बाद हो यह सकता है कि उस व्यक्ति का भी चारित्रिक पतन संभव है और इसीलिए प्लेटो ने कुछ नियम उसके लिए निर्धारित किए। उनका मानना यह था कि ऐसे शासकों के लिए व्यक्तिगत धन संचय नहीं होना चाहिए, इनको व्यक्तिगत धन संचय नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ परिवार का भी प्लेटो वहां पर निषेध करते हैं कि इनको अपना परिवार भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर उनको धन की आवश्यकता है तो वो राजकोष से उचित कार्य के लिए धन व्यय कर सकते हैं और किसी स्त्री के साथ संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप में किसी प्रकार के संबंधों का ये निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अपने आप की बलि चढ़ानी होगी, अपने आप का समर्पण करना होगा राष्ट्र के प्रति, तभी एक उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण वहां पर संभव हो सकता है। और लक्ष्य यही था प्लेटो का कि एक ऐसे राज्य का निर्माण वहां पर संभव हो सके जिसमें सत्य, न्याय, धर्म, सदाचार आदि की प्रतिष्ठापना एक उत्कृष्ट राजा के द्वारा संभव हो। तो ये सारे गुण उस राजा में भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण भी वहां पर होना चाहिए जिस व्यवस्था के जरिए प्रजा में भी इस प्रकार के गुणधर्मों का और मूल्यों का वहां पर हम निर्माण कर सके। और इसमें प्लेटो का ये मानना था कि साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है व्यवस्था के निर्माण में। और जहां तक साहित्यिक विचारों का प्रश्न है, हम ये अच्छे से जान रहे हैं कि साहित्य का महत्व प्लेटो के लिए केवल अपने आदर्श गणराज्य के नागरिकों में सत्य, न्याय, सदाचार, धर्म आदि की प्रतिष्ठापना करने की एक सहायिका के रूप में ही था। वे आत्मा के पतन की ओर ले जाने वाले काव्य वस्तु को अग्राह्य मानते हैं, अस्वीकृति प्रदान करते हैं। और जहां तक आनंद का प्रश्न है, साहित्य में प्लेटो आनंद तत्व को अस्वीकार नहीं करते, किंतु व्यक्तित्व की उन्नति में जो आनंद सहायक है उसी को वो स्वीकार करते हैं। बुद्धि का आनंद ही एकमात्र ग्राह्य आनंद है जिसमें इंद्रियता का कालुष्य न हो, और कला और साहित्य की कसौटी उनकी दृष्टि में आनंद न होकर उपयोगिता है। उनका मानना यह है कि वही वस्तु सुंदर है जो उपयोगी है। इसलिए वो कहते हैं कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, अन्यथा एक स्वर्ण जटित चमचमाती ढाल भी असुंदर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्वहीन है। जहां तक काव्य सत्य का प्रश्न है, प्लेटो की दृष्टि में काव्य सत्य वह है जिससे समाज और व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को बल मिले। इसके विपरीत जो कुछ भी है उसे वह असत्य मानते हैं। तत्कालीन साहित्य की ओर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तब हम यह पाते हैं कि उस समय त्रासदी और कामदी लिखे जा रहे थे, अतः वे काव्य सत्य को वास्तविक सत्य वहां पर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनका प्रतिपादन कामदी और त्रासदी में उनकी दृष्टि में नहीं होता है।
और इसीलिए वो लिखते हैं कि द इमेजेस ऑफ अ पोएट आर फैंटम्स विच आर फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। और काव्य प्रयोजन के प्रति वह यह कहते हैं कि कवि यश कीर्ति हेतु वासनाओं को उत्तेजित कर आवेगग्रस्त एवं उन्मादपूर्ण चित्रण करके लोकप्रियता प्राप्त करता है, किंतु आत्मा के विवेकपूर्ण अंश को प्रभावित नहीं करता। इस प्रकार से अपने दायित्व का वह उचित रूप में निर्वाह नहीं करता। उनकी दृष्टि में कविता वही है जो शिक्षा देती है, और जो शिक्षा नहीं देती है, वो जो समाज का कल्याण नहीं करती है, जो सदाचार की प्रतिष्ठापना नहीं करती है, उसकी वे भर्त्सना करते हैं। उनकी नज़र में अच्छा कवि वह है जो अच्छी शिक्षा प्रदान करता है, वह अच्छा शिक्षक है, और श्रेष्ठ काव्य वह है जो श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करता है और जीवन में एक आदर्श की ओर पाठकों को उन्मुख करता है। और जहां तक उनके अनुकरण सिद्धांत का प्रश्न है, प्लेटो नैतिक औदात्य, सामाजिक उपादेयता, आदर्शवादी दृष्टि पर बल देते हैं। उनकी दृष्टि में सत्काव्य वह है जो मानव स्वभाव का सच्चा चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करे कि उससे मानव स्वभाव में जो कुछ महान है उनका संवर्धन हो सके। और इसीलिए वो जब साहित्य पर विचार करते हैं तो उपयोगितावादी दृष्टि से ही साहित्य पर भी विचार करते हैं। और दुर्भाग्य से तत्कालीन यूनानी साहित्य कामोत्तेजक, भावोद्वेलन प्रधान दिखाई पड़ता है। अतः सामाजिक हित की दृष्टि से वह अनुपयोगी है, और यही कारण था कि वो काव्य पर 3 आरोप करते हैं। पहला आरोप काव्य पर लगाते हुए वो ये कहते हैं कि काव्य अनुकरण का अनुकरण है, और दूसरे आरोप की दृष्टि में वो ये कहते हैं कि काव्य का जो प्रभाव है या काव्य का जो आधार है वह क्षुद्र मानवीय भाव और कल्पना है, और इसका परिणाम यह होता है कि सामान्य जनता पर, पाठकों पर या समाज पर काव्य का जो प्रभाव है वह लोगों में वासनाजन्य एवं भावों को जगाता है, उनको भ्रमित करता है, उनको भटकाता है, उनको पथभ्रष्ट करता है। पहला आरोप काव्य पर लगाते हुए प्लेटो ये कहते हैं कि काव्य जो है वो अनुकरण का अनुकरण है। काव्य सत्य की अभिव्यक्ति नहीं अपितु अनुकृति है, मूल सत्य का वह आभास है, और इसीलिए काव्य असत्य पर आधारित है। और कवि जो है वो केवल एक अनुकर्ता की भूमिका का निर्वाह करता है, केवल विषय के बाह्य रूप का वह ज्ञाता है, सत्य रूप और सत्य स्थिति का वह ज्ञाता नहीं है। और इसीलिए जो चित्रण वह करता है वह भ्रममूलक है। कलाकार दर्पण के समान अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, इससे अधिक उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है। प्लेटो की दृष्टि में, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, कि विचार और प्रत्यय ही परम सत्य है, क्योंकि वह अखंड भी है, सत्य भी है, नित्य भी है, और परमेश्वर ही उसका रचयिता है। और जहां तक दृश्यमान जगत का प्रश्न है, ये जो दृश्यमान जगत है वह परम सत्य का ही अनुकरण है, और दृश्यमान जगत का अनुकरण ही काव्य है। दैट्स व्हाई पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। इस दृष्टि से प्लेटो की दृष्टि में कला जो है वह तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान प्रत्यय का है, द्वितीय स्थान उसके आभास या प्रतिबिंब वस्तु जगत का है, और तृतीय स्थान वस्तु जगत के अनुकरण कला जगत का दिखाई पड़ता है। अतः परम सत्य से कला का 13 अलगाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कला मिथ्या प्रतीत होती है। कविता या कला प्लेटो की दृष्टि में सत्य से 3 गुना दूर है, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, और इसीलिए वह स्वीकार्य नहीं है अपितु वह त्याज्य दिखाई पड़ती है। और इसी सिद्धांत को समझने के लिए वे पलंग का उदाहरण देते हैं। उनकी दृष्टि में 3 पलंग है। पहला पलंग वह है जिसका निर्माण ईश्वर द्वारा हुआ है, जो कि हमारे प्रत्यय में और हमारे विचार में स्थित है, और उसी विचार के आधार पर उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप या उसी के अनुकरण के रूप में बढ़ई जो है दूसरे पलंग का निर्माण करता है, वो दूसरा पलंग हमें दिखाई पड़ता है। और तीसरा पलंग वह है जो बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग की प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके अनुकरण के रूप में कलाकार उसका अनुकरण करता है और एक कलाकृति का निर्माण करता है। और इसीलिए प्लेटो का मानना यह है कि मूल वस्तु जो है वह विचार में स्थित है, फिर तो उसका अनुकरण या अनुकरण का अनुकरण ही हमें दिखाई पड़ता है। और इसी कारणवश काव्य सत्य जो है वह मूल सत्य से 3 गुना दूर हमें दिखाई पड़ता है। और जब काव्य सत्य के समीप नहीं होता काव्य, तो काव्य जो है वो असत्य के समीप चला जाता है। अतः जब काव्य असत्य के समीप चला जाता है, सत्य की रक्षा और सत्य का प्रतिपादन वह नहीं करता है, तो वह निश्चित रूप से अनैतिकता का पोषक वहां पर बन जाता है। और यही कारण है कि प्लेटो कवि को अज्ञानी स्वीकार करते हैं। अज्ञानी इसलिए
क्योंकि वह अनुकरण का अनुकरण करता है, उसमें उसकी किसी प्रकार की मौलिकता दिखाई नहीं पड़ती है और इसीलिए उसके द्वारा जो सृष्टि हो रही है वह मिथ्या है, वह भ्रामक है और इस प्रकार कवि अज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है। इसीलिए वह न केवल अज्ञानी है अपितु वह अमौलिक भी है। और इसको समझाने के लिए वे मोची का उदाहरण देते हैं और वे स्पष्ट करते हैं कि अगर एक मोची को देखा जाए तो वो जूते बनाता है, लेकिन मोची की जिस प्रकार की प्रतिभा है, उसकी जिस प्रकार की मौलिकता है या उसका जिस प्रकार का ज्ञान है, उस प्रकार का ज्ञान कवि का हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि मोची किसी के द्वारा बनाए गए जूते को देख करके जब जूता बनाता है तब हम उसको अमौलिक कह सकते हैं, किंतु उसको अज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि उसको जूते बनाने की विधि का ज्ञान है, उसको यह पता है कि इसमें किस प्रकार के चमड़े का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब उस जूते को देख करके कलाकार जूते का निर्माण करता है अपनी कलाकृति में, तो उसको न इस बात का ज्ञान होता है कि उसमें किस प्रकार के चमड़े का प्रयोग किया गया है, न उसको जूते बनाने की विधि का ज्ञान होता है। और इस प्रकार से एक भ्रममूलक स्थिति वह उत्पन्न करता है कि पाठकों को भी यही लगता है कि इसको इस विधि का ज्ञान है कि कैसे जूता बनाया जाता है, और एक भ्रम वहां पर उत्पन्न करता है जो कि मिथ्या होता है। इसीलिए न केवल वह अमौलिक है अपितु अज्ञानता का भी वहां पर वो परिचय देता है। और यही कारण है कि जब इस प्रकार से वह कवि जो है भ्रम उत्पन्न कर रहा है, वह मिथ्या और अनुकरण का अनुकरण कर रहा है, इसीलिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य में ऐसे कवि और उनके काव्य को कोई स्थान प्रदान नहीं करते हैं। कवि का ज्ञान वे मोची के ज्ञान से भी कम आंकते हैं और उसके साथ साथ वे त्रासदी पर भी आरोप करते हैं और उनका मानना यह है कि त्रासदी जो है वह मानव समाज के लिए अत्यंत घातक है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि काव्य अनुकरण का अनुकरण है और इसीलिए वह सत्य से 3 गुना दूर है, और यही कारण है कि वह अनुपयोगी भी है और इसीलिए वह त्याज्य भी है। और प्लेटो काव्य पर दूसरा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि काव्य का जो आधार है वह क्षुद्र मानवीय भाव और कल्पना है। काव्य का सृजन क्षुद्र मानवीय भावों से होता है और कल्पना जो है वो कवि को भटकाने का कार्य करती है। अतः क्षुद्र मानवीय भाव और उसका चित्रण करने वाली कल्पना का प्लेटो तिरस्कार करते हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि प्लेटो एक आत्मवादी चिंतक थे, नैतिकता के पक्षधर थे और तर्कशील दार्शनिक थे। तो इसीलिए उनका जो दृष्टिकोण रहा है काव्य के प्रति वह आदर्शवाद से युक्त रहा है। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ काव्य वही है जिसमें अतिशय कल्पना न हो, जो अतिशय भावुकता से दूर हो। उनका मानना था कि काल्पनिक बिंबों से भाव तुष्टि तो हो सकती है, किंतु आत्म परिष्कार में वह काव्य बाधक बनता है, इससे भावनाएं भड़कती है, भावुकता एवं भावोद्वेलन भ्रांति पैदा करते हैं और उन भावों एवं मनोवेगों को विकसित तथा पल्लवित करते हैं जिनसे विकार उत्पन्न होते हैं। अतः श्रेष्ठ काव्य में ऐसे अंश नहीं होने चाहिए। और जहां तक कल्पना का प्रश्न है तो उनका मानना यह है कि कवि की कल्पना विश्वव्यापी सौंदर्य का चित्रण करने की अपेक्षा केवल उस वैयक्तिक भावुकता का चित्रण करती है जिसका संबंध कवि के अपने वैयक्तिक अनुभव से होता है। इसलिए कवि कल्पना के सहारे ऐसे झूठे बिंब प्रस्तुत करता है जिनसे मानव के हृदय की थोड़ी सी तृप्ति हो सकती है, किंतु मानव के भावों का परिष्करण अर्थात शुद्धिकरण और आत्मा का उदात्तीकरण नहीं हो पाता है। और इन दोनों दृष्टियों से कविता वहां पर असफल सिद्ध होती है। व्यक्ति, समाज और राज्य की भलाई के लिए भावों का शुद्धिकरण और आत्मा का उदात्तीकरण अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये जो कविता है ये इस प्रकार के दायित्व का निर्वाह नहीं करती, इसीलिए वह अनुपयोगी है। शिक्षा, उपदेश, ज्ञान वृद्धि आदि दृष्टि से उसकी किसी प्रकार की कोई उपयोगिता दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए वह होमर की महानता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इलियड और ओडेसी के प्रणेता होमर को वो प्रश्न करते हैं कि वो अपने काव्य की उपयोगिता सिद्ध करे। क्या उसके काव्य से किसी प्रकार के युद्ध को जीता गया है? क्या उसके काव्य के प्रभाव से किसी की चिकित्सा संभव हो पाई है? किसी व्यूह रचना का उपयोग सेना कर पाई है? तो किसी भी दृष्टि से होमर अपने काव्य को और अपने काव्य की उपयोगिता को प्रमाणित करे, और इस प्रकार से वो होमर को भी कटघरे में खड़े करते हैं, क्योंकि वो होमर में एक कवि नहीं अपितु एक चिकित्सक और एक युद्ध शास्त्री वहां पर उसमें वो देखते हैं। काव्य में अभिव्यक्त वैयक्तिक भावुकता, काल्पनिकता आदि का प्लेटो खुलकर के निषेध करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये काव्य के लिए बाधक तत्व है। काव्य पर तीसरा आरोप लगाते हुए
प्लेटो काव्य के प्रभाव की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि काव्य जो है वो लोगों में वासनाजन्य भावों को जगाता है। और जहां तक कवि का प्रश्न है, कवि आत्म के सत्य का उद्भावन करने के लिए नहीं लिखता, अपितु यश, कीर्ति, लोकप्रियता आदि के लिए वो कलम चलाता है। और काव्य जो है वह वासनाजन्य भावों को जगाता है, उनका पोषण करता है, और इस प्रकार के काव्य के चलते मानव समाज की अत्यंत हानि होती है। कवि समाज में दुर्बलता एवं अनाचार का पोषण करने का घोर अपराध करता है। सत्य, न्याय, सदाचार आदि की प्रतिष्ठा तभी संभव है जब वासनाओं, भावनाओं पर नियंत्रण रख करके विवेक, बुद्धि, नीति, ज्ञान का हम अनुसरण करें। लेकिन कवि का जो काव्य है वह इसके विपरीत स्थिति की निर्मित करता है। उससे भावनाएं प्रबल हो जाती हैं और बुद्धि का जो अंकुश है वह ढीला पड़ जाता है। व्यक्ति दुर्बल एवं अशक्त बन जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि वह कुमार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए प्लेटो त्रासदी पर भी आरोप लगाते हैं। उनका मानना यह है कि त्रासदी का कवि हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जगाता है, उनका पोषण करता है और उन्हें पुष्ट बनाता है, और इस प्रकार का काव्य किसी भी प्रकार से मानव समाज के लिए हितकारी दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे काव्य की वह घोर निंदा करते हैं। और केवल त्रासदी का वो विरोध नहीं करते हैं, निषेध नहीं करते हैं, अपितु वो नाटक का भी विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो ये लिखते हैं कि आदर्श राज्य में नाटक को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह जीवन से पलायन वृत्ति जगाता है, कृत्रिमता तथा असत्य को प्रोत्साहन देता है, और इसीलिए सभ्य समाज में नाटक का जो प्रभाव है वो अत्यंत घातक है। और जहां तक त्रासदी का प्रश्न है, उनका मानना यह है कि त्रासदी जो है वो प्रेक्षक को अत्यंत भावुक बनाती है। रंगमंच पर नायक की स्थिति देख प्रेक्षक रोने लग जाते हैं, और इस प्रकार से प्रेक्षकों का या व्यक्ति का रोना अनुचित माना जाता है। इस प्रकार से रोना लज्जा की बात है, लेकिन रंगमंच पर जब त्रासदी देखने वाले प्रेक्षक इस प्रकार से रोते हैं तो वे किसी भी प्रकार से लज्जा का अनुभव नहीं करते। अत्यधिक भावुक बनकर वे अपने तर्क और बुद्धि को खो बैठते हैं। ऐसी सी स्थिति हमें कामदी में भी दिखाई पड़ती है। और अगर इस प्रकार की स्थिति हो तो मनुष्य में भावों का शुद्धिकरण और आत्मा का जो उदात्तीकरण है वो कदापि संभव दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसीलिए अपने आदर्श राज्य में न ऐसे काव्य को प्लेटो स्थान प्रदान करते हैं और न ही ऐसे रचनाकारों को वो स्थान प्रदान करते हैं। उनका मानना यही है कि अगर ऐसे रचनाकारों का या कवियों का या उनके द्वारा निर्मित काव्य का किसी भी प्रकार से यदि कोई महत्व है तो उस महत्व को वो प्रमाणित करें। प्लेटो ने जो आरोप काव्य पर लगाए हैं, इनका जब हम इन पर विचार करते हैं तब हमें यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा लगाए गए जो आरोप है वो नितांत एकांगी आरोप है और उस पर पुनर्विचार अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। जहां तक काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है या काव्य को अनुकरण का अनुकरण उन्होंने स्वीकार किया और ये माना कि वह सत्य से दूर है और केवल विचार ही सत्य है, तो जब हम काव्य को देखते हैं तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कवि मिथ्या जगत को पुनः सत्य में परिणत करने का प्रयास करता है। ये जो नाशवान जगत है, ये जो नाशवान वस्तुएं हैं, ये कवि के काव्य में स्थान प्राप्त करके अमर बन जाती है और उनका जो महत्व है वो कई गुना बढ़ जाता है, वो शाश्वत बन जाते हैं। तो इस दृष्टि से कवि का जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। कविता को वो अनुपयोगी मानते हैं और जब हम उपयोगिता पर विचार करते हैं तो प्रश्न ये उत्पन्न हो जाता है कि उपयोगिता क्या है। समूचा जीवन, समूचा जगत ही प्लेटो की दृष्टि में मिथ्या है और उन्हें बचाना, उनकी रक्षा करना मतलब मिथ्या की रक्षा करना। और जब इस प्रकार से मिथ्या की हम रक्षा करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सत्य के दूर जा रहे हैं, सत्य को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर प्रश्न यह है कि उपयोगी क्या है। उपयोगी वही है जो सुख पहुंचाए। हम ये देख सकते हैं कि चलो ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसको हम उपयोगी कह सकते हैं क्योंकि ये जीवन की रक्षा करते हैं। लेकिन जब जीवन की हम बात करते हैं तो जीवन ही अगर नश्वर है तो जीवन के जो साधन है ये भी तो नश्वर है, और नश्वर की रक्षा करना मतलब मिथ्या की रक्षा करना, और मिथ्या की रक्षा करना मतलब असत्य की रक्षा करना। तो इस दृष्टि से भी प्लेटो का जो तर्क है वो उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि जब हम सांसारिक वस्तुओं की बात करते हैं तो कुछ वस्तुएं ऐसी दिखाई पड़ती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आनंद प्रदान करती है, जो कि निम्न कोटि का आनंद होता है, निम्न कोटि का सुख होता है, जिसको हम ऐन्द्रिक सुख कहते हैं या ऐन्द्रिक आनंद कहते हैं।
लेकिन जब हम काव्य की बात करते हैं तो काव्य प्रत्यक्ष रूप से आनंद प्रदान नहीं करता है, अपितु काव्य अप्रत्यक्ष रूप से उच्च कोटि का आनंद प्रदान करता है, और यह जो आनंद होता है यह बौद्धिक आनंद होता है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो भारतीय काव्य शास्त्री हैं उन्होंने भी इस आनंद पर चर्चा की है और आनंद को ही सर्वोपरि उन्होंने स्वीकार किया। और मम्मट का जहां तक प्रश्न है, उन्होंने काव्य को कंता सम्मित उपदेश युजे कहा, मतलब काव्य प्रत्यक्ष रूप से आनंद प्रदान नहीं करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से आनंद प्रदान करता है। जैसे रामचरितमानस की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी जिस प्रकार के आदर्श और जीवन मूल्यों की कल्पना की गई है तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से आनंद की अनुभूति कराते हैं। इसके बाद प्लेटो कवि को अमौलिक एवं अज्ञानी मानते हैं, मोची से भी उसका जो महत्व है वह कम आंकते हैं, और उनका मानना यह है कि मोची को शास्त्रीय ज्ञान है लेकिन कवि को तो वो भी नहीं है और वो एक भ्रम उत्पन्न करता है। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कवि को भी शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता तो क्या अपने काव्य में उसका वो उपयोग कर सकता, और यदि वह अपने काव्य में शास्त्रीय ज्ञान का उपयोग करता तो वो शास्त्र बन जाता, वो साहित्य नहीं रहता। तो इस प्रकार से कवि से शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा करना अनुचित प्रतीत होता है। दूसरा, उन्होंने भावुकता पर भी आघात किया कि कवि जो है वह मनुष्य को दुर्बल बनाता है, कुमार्गी बनाता है, लेकिन अगर इस पर हम विचार करें तो साहित्य की जो आधारशिला है वही तो भावुकता है, और यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब तक हम हमारे विचारों को भावानुभूति में परिणत नहीं करते तब तक उनका जो क्रियान्वयन है वह कठिन है। क्योंकि जब बौद्धिकता की हम बात करते हैं तो केवल पूरी बौद्धिकता के आधार पर हम किसी भी कार्य में परावृत्त तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कार्य में हम प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं, और किसी भी कार्य में अगर प्रवृत्त होना है तो उसमें भावुकता का जो पुट है वो अत्यंत आवश्यक है। हम देखते हैं कि कई सारे वीर सेनानी जो है अपने प्राणों की बलि चढ़ाते हैं राष्ट्र की बलिवेदी पर, तो ऐसे में अगर उनमें भावुकता न हो तो वो क्यों अपने प्राणों की बलि वहां पर चढ़ाएंगे। तो जो भावुकता है वही सर्वोपरि है जहां तक काव्य का प्रश्न है। उसके साथ साथ वो कल्पना पर भी आरोप लगाते हैं कि कल्पना जो है उसका काव्य में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, वो कवि को भटकाने का प्रयास करती है। लेकिन अगर कल्पना पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि परवर्ती रचनाकारों ने भी कल्पना को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया और काव्य हेतुओं में उसको अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो कल्पना पर आरोप लगाते हैं कि कल्पना हमें भ्रमित करती है, हमें भटकाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कल्पना हमारे विचारों को एक आधार प्रदान करती है, एक दिशा प्रदान करती है। तो इस दृष्टि से कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पूरी बौद्धिकता के आधार पर काव्य सृजन संभव नहीं है। काव्य की जब निर्मिति होती है तो उसमें भावों का, विचारों का और कल्पना का उचित समायोजन दिखाई पड़ता है, जिसके चलते काव्य की सृष्टि संभव हो पाती है। तो देखा जाए तो प्लेटो का जो आरोप है कल्पना पर वह भी उचित प्रतीत नहीं होता है। उसके साथ साथ काव्य का जो प्रभाव है, प्लेटो का यह मानना है कि सत्य, सदाचार, नीति नियमों की अप्रत्यक्ष जो शिक्षा है वो काव्य नहीं देता है, और काव्य भटकाता है और काव्य भ्रमित करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि काव्य का जो प्रभाव है वो अत्यंत दूरगामी दिखाई पड़ता है, और यही कारण है कि काव्य की जो सत्ता है और काव्य की जो महत्ता है केवल उस स्थान एवं युग विशेष तक नहीं होती है, ना वो दिग्मूढ़ होता है, ना वो स्थानमूढ़ होता है, अपितु उसकी जो सर्वव्यापकता है वो प्रत्येक युग में दिखाई पड़ती है। क्योंकि काव्य में एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक वैश्विक सत्य का प्रतिपादन होता है जो कि हर राष्ट्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर युग के लिए अपनी महत्ता प्रतिपादित करता है। और काव्य बौद्धिक आनंद के साथ साथ सामाजिक परिष्कार भी करता है। वह स्वार्थ से, अहम से हमारी मुक्ति कराता है, और यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको आत्मा की मुक्तावस्था भी कहते हैं, हृदय की मुक्तावस्था भी कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान दशा भी प्राप्त करता है, प्रदान करता है, वह रस दशा भी प्रदान करता है। तो कई दृष्टियों से वो हमारे संकुचित मनोवृत्ति से हमें बाहर निकालने का प्रयास करता है, और उसकी जो महत्ता है वो सर्वोपरि है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्लेटो के जो आरोप है वो बिल्कुल एकांगी प्रतीत होते हैं। और जहाँ तक प्लेटो के मूल्यांकन का प्रश्न है, अंततः हम यही कह सकते हैं कि प्लेटो के काव्य के कुछ एक कतिपय दोष हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे काव्य को हृदय का व्यापार उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये प्लेटो का सबसे बड़ा दोष था। तत्पश्चात भावनाओं एवं कल्पना के स्थान पर वे अनुकरण को महत्व प्रदान करते हैं। काव्य में वे कल्पना तत्व का विरोध करते हैं। कला को कला की दृष्टि से न देख करके वे समाज कल्याण की दृष्टि से देखते हैं। उपयोगितावादी एवं आदर्शवादी मानदंडों पर वे काव्य को कसते हैं।
पूर्वाग्रह से युक्त होकर काव्य का विवेचन करते हैं और काव्य चिंतन में उनका जो दर्शन है वो बहुत ज्यादा हावी दिखाई पड़ता है। तो ये कतिपय दोष हमें प्लेटो में दिखाई पड़ते हैं। उसके साथ साथ प्लेटो का जो महत्व है वो सर्वोपरि है। काव्यालोचन की दृष्टि से उनका जो महत्व है वह ऐतिहासिक है। काव्य को मानव जीवन से जोड़कर देखने की एक अभिनव दृष्टि प्लेटो ने प्रदान की जो अत्यंत स्तुत्य है। काव्य और दर्शन में जो समन्वय का प्लेटो ने प्रयास किया वह भी अभूतपूर्व है। परवर्ती काव्य चिंतन पर प्लेटो का अत्यंत गहरा प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। प्लेटो के काव्य चिंतन में परवर्ती काव्य शास्त्र में विकसित अनेक सिद्धांतों के जो बीज है वे भी हमें दिखाई पड़ते हैं और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अत्यंत